नमस्कार दोस्तों। मैं ऋषभ कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने खुद के चैनल ऑल काइंड कॉम्बो में। मैं आज आपको पॉलिटी का सेक्शन शुरू करवा रहा हूं। तकरीबन 30 से 35 वीडियो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इन वीडियो को पढ़ने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट मैं बताऊंगा जो आपको अपने आप में व्यवहार में उतारना है। ये पॉइंट क्या क्या रहेंगे, चलिए उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पेज होता है जिसमें आप नोट्स बनाते हैं, इस पर एक लाइन खींचनी है। ये लाइन खींची होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके जो भी इम्प्लीटेशन होता है यही आप उतारेंगे। वरना एक तो पूरा पेज देखने में भद्दा लगता है, क्योंकि समय की मांग भी है, क्योंकि नए नए इम्पटीशन होते हैं। ये आपको यहाँ पे कुछ अलग से लिख सके, यहाँ पे आपको पूरा पेज स्केल से खींच लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखने का उसके बाद लिखने का स्टार्ट करना है। कॉपी में लिखने से पहले एक रेड पेन प्लस ग्रीन पेन, इसका यूज आपको कतई नहीं करना है, क्योंकि नोट्स तो बना लेंगे, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आगे जाके ये पेन फैल जाते हैं, पूरा नोट्स बर्बाद हो जाता है। जो लोग नए हैं उनको बता रहा हूँ, पुराने लोग जानते होंगे। थर्ड कंडीशन, समय की बहुत ज्यादा मांग है, अच्छे अच्छे एग्जाम आ रहे हैं, पूरा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको स्पीड अपनी 1.5 स्पीड में ये वीडियो देखने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि तकरीबन 1.5 घंटे का वीडियो आप 45 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं। आदत में डालिए इसको। यूट्यूब में ऑप्शन होता है और सब जगह ये ऑप्शन होता है 1.5 स्पीड में देखने का। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे ना आपका माइंड इसको कैचअप कर लेगा, फिर धीरे धीरे आपको यही स्पीड अच्छी लगने लगेगी। क्योंकि क्या फायदा 1.5 1.5 1.5 घंटे की पूरी वीडियो में पूरा 1.5 घंटा पूरा बर्बाद होता है। हाँ, जो चीज़ समझ में नहीं उसको रोक लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए। तो आगे बात करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि पहला वीडियो है, सिर्फ टॉपिक पे बात करूंगा। एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, खासकर पॉलिटी के बारे में बात करता हूँ कि लोग एग्जाम दे के आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन ऑब्वियसली इसमें आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन, जिसमें कि थोड़े बहुत पढ़े होते हैं, और वो 6 से 7 क्वेश्चन तो कराते हैं काफ़ी पढ़ने के बाद। लेकिन क्या है कि बाकी के 3 से 4 जो क्वेश्चन रहते हैं, इनसे इन 3-4 क्वेश्चनों में आप इसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ शब्द होते हैं जो आप नहीं समझते हैं। इन शब्दों को मैं समझाऊंगा और ट्राई करूंगा कि आप इनको समझ सकें। जब आप समझ लेंगे तो 10 से 12 रहे तो तकरीबन मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 तो आप इसमें कर ही दें। बाकी के सिंपल तो सब्जेक्ट होती है, लेकिन क्या है कि थोड़ा आपको इस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी को। अच्छा, आप ये बताइए इसको क्या कहते हैं, संविधान बोलते हैं कि पॉलिटी बोलते हैं? कोई भी नॉर्मली में कभी पॉलिटी बोल देते हैं, कोई संविधान बोलता है, लेकिन अंतर इसमें क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। हालांकि जो मैं पहला वीडियो पढ़ाऊंगा इसका मतलब इसमें थोड़े से क्वेश्चन वोश्चन नहीं आते हैं, लेकिन क्या है कि इसकी जो अवधारणा है, संविधान की जो अवधारणा है, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपका ना बहुत सारी चीज जो कंफ्यूजिंग होती है वो दूर होगी। तो कंसंट्रेट कीजिए और लिखेंगे नहीं पहले, जब तक इसको समझ ना ले। मैं बोलूंगा आपके, और लिखना है, नोट्स बनाइए। तो सबसे पहला संविधान, सेकंड आपका राज्य व्यवस्था, संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, राज्य व्यवस्था को पॉलिटी बोलते हैं। अब इनमें अंतर क्या होता है? अब इनमें अंतर क्या होता है, कभी जानने की कोशिश की है? कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा क्या होता है, बस कभी पॉलिटी बोल देंगे, कभी संविधान बोल देंगे। चलिए मैं बताता हूँ उसको, थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ जाए। तो संविधान ये एक सैद्धांतिक पक्ष होता है, ये आपका ये व्यवहारिक पक्ष होता है।
अब ये सैद्धांतिक पक्ष व्यावहारिक पक्ष होता है, ये आपको जानना होगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे शुरू करता हूँ। मान के चलिए आप हैं, ये आप हैं, मानिए आप एक्स वाई जेड कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आपने सोचा कि मैं कंपटीशन निकालने के लिए 10 से 12 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आप अपना समय जो है कितना दे पा रहे हैं, 4 से 5 घंटे दे पा रहे हैं। लेकिन आपको 10 से 12 घंटे ही पढ़ना है, ठीक है। 4 से 5 घंटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आपको वाकई कंपटीशन फाइट करनी है 10 से 12 घंटे, मिनिमम 8 से 9 घंटे तो आपको निकालना पड़ेगा। 6 घंटे मिनिमम आप सोइए, तभी निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। क्योंकि इतनी कंपटीशन हो गई है, इतना लोगों के पास मटेरियल हो गया है, इतनी चीजें अवेलेबल हो गई हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। आपने सोची ना थोड़ा सा पढ़ने के बाद आप हो जाएगा, होगा नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी कुछ कर लें। 8 से 9 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूँ छोटी सी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो 10 से 12 घंटे जो आपने डिसाइड किए हैं पढ़ूंगा, ये आपको सैद्धांतिक पक्ष कहलाता है। उसके बाद उसके बाद व्यवहारिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष जो 4 से 5 घंटे दे पा रहे हो, ये चीज इस पे सेट कैसे बैठती है मैं बता दूं आपको कैसे बैठती है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। संविधान, जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ने जो संविधान बनाया, उन्होंने बहुत सारी चीजें लिख दी, एक इतनी बड़ी मोटी किताब बना दी। इस किताब में कुछ पॉइंट दे दिए, जिसमें कि भाग, उपखंड, इस तरीके से डिवाइड कर दी सब कुछ। तो ये जो संविधान सभा ने जो बुक्स बनाई, उसके अंदर जो भी चीज लिख के दी, जो भी चीज लिख के दी, उनको हर स्थिति में अनुपालन किया जाना है पूरे देश के अंदर। और राजव्यवस्था क्या होती है, राजव्यवस्था ये इस समय के साथ जो कुछ भी चेंज होता है, जैसे कि आजकल एमएसपी चल रहा है, एमएसपी किसान वाला आंदोलन, न्यूनतम समर्थक मूल्य बोलते हैं इसको, न्यूनतम समर्थक मूल्य। किसान मांग कर रहे हैं। महिला आरक्षण वाला भी चल रहा है, महिला आरक्षण वाला। तो समय के साथ इन चीज की जरूरत अगर पड़ती है तो इसको संसद लागू कर देगी, यानी कि संसद द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं, समय के साथ संसद द्वारा। संविधान पुराना सब कुछ डिटेल है, यानी कि ये आधारभूत 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 लक्ष्य, जो आधारभूत लक्ष्य रहते हैं ना, पुराना जो बना गए, यानी कि इसकी रूपरेखा चेंज नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। इसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, आगे टॉपिक में बताएंगे। लेकिन आगे जाके संसद द्वारा जो भी कानून बनाए गए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिए गए, इसकी रक्षा करने के लिए, ये सब व्यवहारिक पक्ष में आता है। एक बार आपको दोबारा रिपीट कर दूं, संविधान सैद्धांतिक पक्ष है, और आप बोलने की आदत भी डालिए इन चीजों को। व्यवहार में बोलिए, इन शब्दों को बोलना पड़ेगा। अगर बाई द वे आप एग्जाम निकालते हैं, आजकल प्री मीन्स हो गया, मीन्स में भी आपको लिखना पड़ता है हर चीज में, तो ये सैद्धांतिक पक्ष है, इस तरीके से बोलिए। और ये व्यवहारिक पक्ष है। संविधान सभा ने जो चीजें बनाई, जो आधारभूत संविधान की रचना है, उस पे बेस उसकी इसकी जो रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, ये हर हाल में कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसको व्यवहार में लागू करने के लिए समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं, जिसमें कि संसद के कानून रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय रहते हैं, और बहुत सारे सरकार के विधेयक और कानून रहते हैं, ये बनाए जाते हैं, समय की मांग होती है, इसको राजव्यवस्था कहते हैं। तो आपको संविधान और पॉलिटी, संविधान जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और पॉलिटी, इसमें डिफरेंस नजर आया नहीं आया, या समझ में आया नहीं आया? तो चलिए अब लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले संविधान किसे कहते हैं ये लिखेंगे, उसके बाद राजव्यवस्था किसे कहते हैं। लिखिए संविधान किसे कहते हैं, हेडिंग डालिए संविधान। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है।
शासन, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। शासन शासन के अंदर क्या क्या रहता है? राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे। शासन के अंदर राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे और आर्थिक मुद्दे ये रहते हैं। इसको संविधान कहते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है। जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है, जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उसे समग्र रूप से राज्य व्यवस्था कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप लिखेंगे संसद के कानून, न्यायालय के निर्णय, लिखिए इसको, संसद के कानून, न्यायालय के निर्णय, लिंग भेद जाति के आधार पर बनाए गए कानून, ये उतारेंगे। उतार लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक व्यवस्था पर। संविधान क्यों बनाया गया? किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान बनाया गया। इसके अंदर क्या रहता है? नियम रहते हैं, कानून रहते हैं और लक्ष्य रहता है। राजनीतिक व्यवस्था में नियम, कानून, लक्ष्य, इनका होना जरूरी है, क्योंकि जब तक नियम कानून नहीं रहेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता, देश का विकास नहीं हो सकता। इन सभी चीजों पे सरकार या संविधान अपनी व्यवस्था को करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर क्या क्या आता है, मतलब पूरा कंट्रोल कौन करता है, इसको हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे कि एक घर होता है, एक पूरा घर है ये, उस घर में मदर, फादर, बच्चे, मतलब फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, तो ये घर को पूरा ठीक से चलाने के लिए ये लोग कानून बनाते हैं, पिताजी कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, और एक लक्ष्य रहता है कि हमें इस तरीके से मॉडिफाई होते हुए विकास करना है। इसी तरीके से पूरा देश भी, जिसको भी कंट्रोल संविधान करता है, जिसमें कि नियम होते हैं, कानून होते हैं, लक्ष्य होते हैं। इस पे कंसंट्रेट किया जाता है। तो लिखिए, संविधान के अंदर नियम, कानून, लक्ष्य का होना जरूरी है। इसके अंदर कौन कौन से मुद्दे रहते हैं? सामाजिक मुद्दे रहते हैं, राजनीतिक मुद्दे होते हैं, आर्थिक मुद्दे होते हैं। लेकिन हमको बात किस पे करनी है? राजनीतिक मुद्दे पे। और राजनीतिक मुद्दे को पूरा कंसंट्रेट कौन करता है?
राजनीतिक मुद्दे को राजनीतिक किसी देश के व्यवस्था में राजनीतिक मुद्दे जो राजनीति की जाती है ना, राजनीतिक मुद्दे, इस राजनीतिक मुद्दे को कंट्रोल कौन करता है? इसकी 4-5 बॉडियां होती हैं। बॉडी मतलब पार्ट्स, इसमें की एक व्यवस्थापिका रहती है। व्यवस्थापिका ठीक से लिखते हैं। राजनीतिक व्यवस्था, इसी तरीके से आपको बनाना लिखना नहीं है अभी। इसमें एक व्यवस्थापिका रहती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग होता है, आजकल करंट मुद्दा चल रहा है। ऐसी बहुत सारी बॉडी होती हैं जो इसको कंट्रोल करती है, लेकिन अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो ये सब रहती है। तो अब इस पॉइंट को व्यवस्थापिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, चुनाव आयोग क्या होता है, आगे बताएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताऊं। लोग इस थोड़ा इन शब्दों में कंफ्यूज होते हैं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका 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 संसद को बोलते हैं। संसद इनसे मिलकर बनी होती है। लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, यानी व्यवस्थापिका। अब इसमें कौन रहते हैं? जो लोकसभा में होते हैं, इसमें पार्टी के लोग भी होते हैं, मतलब जो पार्टी जीती है वो पार्टी भी होती है, जो पार्टी नहीं जीती है अपोजिट पार्टी भी होती है। यानी कोई विधेयक अगर पारित करवाना है, विधेयक पारित करवाना है तो पार्टी और विपक्ष इनके द्वारा पारित होने के बाद ही विधेयक बनेगा। यानी व्यवस्थापिका, यानी कि इसको कंट्रोल करती है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका उसे कहते हैं। कार्यपालिका जो सरकार, जो चुनी हुई सरकार होती है, चुनी हुई सरकार, चुनी हुई सरकार होती है, यानी कि जो पार्टी जीती है वो कार्यपालिका होती है। कुल मिला के कार्यपालिका मतलब सरकार। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कार्यपालिका का व्यवस्थापिका नियंत्रण होता है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका नियंत्रण होता है। तो आप बताइए किस हो सकता है? कार्यपालिका का व्यवस्थापिका नियंत्रण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। व्यवस्थापिका का या कार्यपालिका पर नियंत्रण होगा? नहीं होगा। कार्यपालिका पर, सॉरी मैं गलत बता गया, कार्यपालिका पर, माफ कीजिए, कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है, क्योंकि संसद होती है, इस पर इसका नियंत्रण होता है। अगर ये कुछ गलत कानून आती है तो इसमें ये आगे आएगी, उस कानून को रद्द कर देती है, क्योंकि उसमें पक्ष भी रहता है। इस पर ध्यान रखिए। न्यायपालिका क्या होती है? ये बॉडी इनसे अलग होती है, ये एकदम स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र बॉडी होती है, स्वतंत्र। इनका इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। इसका अच्छा, ये बनाई क्यों गई है? अगर इन लोगों में अगर यहाँ पे कोई डिस्प्यूट होता है, इस डिस्प्यूट को न्याय कौन दिलाता है या न्याय देता है, या इस डिस्प्यूट को खत्म कौन करता है? कुछ ऐसी कंडीशन, मतलब हर मुद्दे पे नहीं, ज्यादातर मुद्दों पर न्यायपालिका सामने आती है और इसको कंट्रोल करती है पूरा। तो ये न्यायपालिका होती है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट रहता है सबसे मेन, उसके बाद स्टेट में हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। इस तरीके से पूरा एक सीरीज होती है, लेकिन सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर बार बार न्यायपालिका अगर इसमें अगर आती है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब बार बार अगर न्यायपालिका अगर इसमें मतलब कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अंदर अगर आती है और हर मुद्दा अगर यहाँ पहुंच जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि शायद शासन ठीक से नहीं चला जा रहा है। बार बार हस्तक्षेप एक देश की बुरी व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। उसका चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग लोगों का चुनाव करवाता है और पूरे देश को रेगुलेट भी चुनाव के थ्रू यहीं से करता है, निष्पक्ष रूप से। तो बना लीजिए, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका, तो चुनाव आयोग होता है। इस तरीके से बना लेना है। अगर यहाँ नहीं समझ सकते तो इसको थोड़ा लिख लीजिए। थोड़ी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, धीरे धीरे कोशिश करूंगा सही करूंगा कि अच्छी तरीके से ला सकूं।
चलिए लिखिए, बनाइए। पूरे वर्ल्ड में दो तरीके से संविधान चल रहा है। संविधान के प्रकार लिखते हैं। लिखित संविधान, अलिखित संविधान। लिखिए इसको। लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है, फटाफट देखते हैं। लिखित संविधान क्या होता है, प्रमाण के साथ प्रस्तुतिकरण करे, यानी कि कोई भी अगर कानून आती है, कौन, कार्यपालिका, उसके बाद कोई विधेयक पारित होने के बाद कानून बन जाता है, उसके चीज को सही आकलन तरीके से, मतलब देश के विकास के लिए कितना जरूरी है, ये सब चीजों को कंसंट्रेट करते हुए हर तरीके से एक कुल मिला के बेस्ट बेस्ट जो कि देश की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सबके लिए बराबर कानून हो, उस चीज का प्रस्तुतिकरण करे, उसको लिखित संविधान कहते हैं। यानी कि बहुत सारी चीजों में संविधान सभा जो लिख के चली गई है, देखो लिखा तो ये भी होता है, लिखित संविधान, लिखित संविधान लिखा तो ये भी होता है संविधान में। जैसे कि मैंने बताया राज्य व्यवस्था के अंदर अगर आगे किसी की चीज की जरूरत पड़ती है, तो इन चीजों को लिखने के बाद, आगे किसी की जरूरत पड़ती है, इन चीजों को लिखने के बाद उनको आगे बढ़ाना, मतलब व्यावहारिक पक्ष में लाना, वो लिखित संविधान कहलाता है। सेकंड आपका अलिखित संविधान क्या होता है। अलिखित संविधान क्या होता है कि मान के चलिए जैसे कि कभी आगे जरूरत पड़ती है कि महिला आरक्षण, महिला आरक्षण कानून बनाया जाना चाहिए, एमएसपी बनाया जाना चाहिए, तो इस पे पूरा एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी बनाने के बाद पूरा इस पे ओवरव्यू देखा जाएगा। उसके बाद ये पूरा जब श्योर हो जाए, उसके बाद ये कानून बनेगा। तो यहाँ पे ये इसको लिखित संविधान कहते हैं। यानी कि लिखा गया है सब चीजें और समय के साथ इसमें मॉडिफाई भी हो सकता है। छोटा मतलब कुल मिला के इसमें चेंज हो सकता है, समय के साथ चेंज होना, समय के साथ चेंज हो सके, उसको बोलते हैं लिखित संविधान। अलिखित संविधान यहाँ ब्रिटेन न्यूजीलैंड का रहता है। इसमें क्या होता है कि ये समय के साथ चेंज नहीं होता है, जो जो जैसा लिखा हुआ है एज इट वैसा की वैसे रखा जाता है। ठीक है, लिखिए। कठोर, लचीला। कठोर क्या होता है, लिखित संविधान के अंदर अगर किसी भी कंडीशन में ये चेंज नहीं होगा, जो लिखा है वो एक पॉइंट टू पॉइंट बात सही है, ये चेंज नहीं होगा। लचीला क्या होता है, समय के साथ चेंज होने वाला। भारत का संविधान
समय के साथ चेंज होने वाला, समय के साथ चेंज होने वाला, बदलने वाला, ये किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होगा। ठीक है, कठोर लचीला में अंत समझ में आया आपको? ज्यादा बताना भी नहीं है इसमें, ओवरव्यू सामने से इतने सिंपल शब्द हैं कि समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे भी थोड़ा सा आप सीधे देखते चले जाते होंगे, लेकिन कभी इस पे क्या करते हैं आप लोग ना, इस पे कंसंट्रेट नहीं करते, थोड़ा फटाफट ना रीडिंग मार के थोड़ा सा हल्का सा देखिए वो शब्द का अर्थ क्या है। मैं अर्थ को डिटेल बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। ठीक है, चलिए लिखिए, कठोर लचीला। निर्मित संविधान, विकसित संविधान, निश्चित समय सीमा में, निश्चित समय सीमा में बना। विकसित समय के साथ नई प्रावधान जुड़ना, समय के साथ नए प्रावधान जोड़ना। शब्दों में मत देखिए, प्रावधान प्रावधान गलत लिख रहा हूँ तो आप कोशिश कीजिए ठीक से लिखिए। लिख तो मैं भी सकता हूँ लेकिन थोड़ा फटाफट पढ़ाना है, तो लिख देता हूँ। प्रावधान ऐसा नहीं आता, नहीं आता है। ये तीसरा पॉइंट था, ये चौथा पॉइंट था, ये पांचवा पॉइंट था, ये सिक्स पॉइंट था। थोड़ी सी डिटेल मैंने बताने की कोशिश कीजिए, इसको लिख लीजिए। एक शब्द आता है राज्य। राज्य, राज्य क्या होता है? देखो कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य जो है संघ को कहा गया है। सबसे पहले आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। संघ मतलब राज्य किसकी बात कर रहा है? पूरे देश की बात कर रहा है। संघ नहीं, संघ तो पहले नहीं डिफाइन था, मतलब एक प्रकार से पूरे पूरे देश की बात कर रहा है। इसको काटेंगे, पूरे देश की बात कर रहा है, पूरे देश की बात करना, राज्य इसको कहते हैं। तो राज्य को डिफाइन कर, राज्य क्या होता है? राज्य, राज्य को डिफाइन करें तो इसके चार की पॉइंट होते हैं। सबसे पहले होता है कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, उस भूभाग में जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित भूभाग जनसंख्या रहना चाहिए। लिखते जाइए। सरकार होनी चाहिए, निश्चित भूभाग जनसंख्या सरकार होनी चाहिए। सरकार में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट संप्रभुता होनी चाहिए। अब ये सब संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुता क्या होता है मैं आपको बताऊं, बेस्ट डिसीजन मेकर होना चाहिए। यानी कि हम जो डिसीजन लें, एक कंसंट्रेट होकर डिसीजन लें, किसी का उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से कोई भी सरकार होती है, जो सरकार होती है, ये वैश्विक प्रभाव से
उसके अंडर में रहते हुए डिसीजन ना ले, उसको कहते हैं संप्रभुता। यानी कि निर्णय लेने की क्षमता, खुद की, किसी के दबाव में नहीं होनी चाहिए, किसी के दबाव में। ये शब्द आपको जानना पड़ेगा, ये शब्द को आपको नोट कर लीजिए, ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर जगह आपको मिलेगा। कहते हैं जैसे कि हमारी उद्देशिका में आएगा, आगे जाके हिस्ट्री में भी आपको मिलेगा, अगर वहाँ की प्रशासन व्यवस्था अगर देखते हैं, अगर पढ़ते हैं तो उसमें, ठीक है। संप्रभुता मतलब निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि चाहे विदेशी मामले हो, 1947 से पहले कौन निर्णय लेता था? भारत में सरकार तो भारत में सरकार तो थी, है ना, सरकार तो थी, लेकिन विदेशी मामलों में डिसाइड कौन करता था? ब्रिटिश करती थी ना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो कुल मिला के बताने का ये है कि अपना खुद का बेस्ट डिसीजन ले सके, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। संप्रभुता मतलब निर्णय लेने की खुद की क्षमता, किसी वैश्विक प्रभाव में ना आके, किसी भी, अगर कोई भी अगर कुछ बोलता है, उसके दबाव में ना आके खुद लेने की क्षमता संप्रभुता कहलाए। यानी कि राज्य को परिभाषित करें तो राज्य चार की पॉइंट से मिलकर बना होता है। निश्चित भूभाग का होना चाहिए, जनसंख्या उसमें रहनी चाहिए, तीसरी सरकार होनी चाहिए, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट संप्रभुता होनी चाहिए। इसको लिख लीजिए, बना लीजिए। आंतरिक मामले और बाह्य मामले में, तो वहां से आप बोलेंगे कि मैं संप्रभुता वाला नागरिक हूं। किसी को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देना है, आपको खुद को डिसीजन मेकर, एक बेस्ट डिसीजन मेकर बनना है, तो आपको आपके अंदर एक संप्रभुता वाली भावना होनी चाहिए। लिख लीजिए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं राष्ट्र को, राष्ट्र क्या होता है, ये थोड़ा पॉइंट है। राष्ट्र किसे कहते हैं? राष्ट्र एक भावनात्मक अवधारणा है। भावनात्मक अवधारणा से मतलब क्या हुआ? ये कट्टरपंथी नहीं होती भावना। जैसे कि भारत देश है जिसमें बहुत सारे धर्म है, जाति है, लिंग है, अलग 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 अलग, अगर अदर स्टेट में अगर चले जाए तो अलग, सभी लोगों का एक सांस्कृतिक इतिहास भी है। हर जगह तकरीबन 10 किलोमीटर के बाद चले जाओ तो संस्कृतियां चेंज हो जाती हैं 10 किलोमीटर के बाद। तो इनके अंदर एक राष्ट्र की भावना पैदा करना, यानी कि भावनात्मक, ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये नहीं कहा जाता कि नहीं आपको ये करना ही है। जैसे कि राष्ट्र भावना विकसित करने के लिए एक आपका संविधान में राष्ट्रगान बना दिया, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, जैसे कि आपको लगे कि आप भारतीय हैं, मतलब भावनात्मक अवधारणा है। कोशिश करते हैं संविधान वालों ने, संविधान बनाने वालों ने कोशिश की है जहाँ तक हो सके कि इस भावना से लोग उत्प्रेरित रहें, जिससे कि एक दूसरे में कट्टरपंथी न बने और सब मिलके अपना सामाजिक तथा आर्थिक विकास कर सकें। इसलिए इसी के देखते हुए उन्होंने राष्ट्रगान बनाया, राष्ट्रगीत बनाया, एक एक ध्वज भी बनाया, जिससे कि देखते ही ये भावना, फीलिंग्स पैदा हो जाए। तो राष्ट्र एक भावनात्मक अवधारणा है, इसको लिख लीजिए। अब भावना विकसित करना कैसे? भावना विकसित करना कैसे होगी? राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत बना दिया, राष्ट्रध्वज बना दिया,
लेकिन भारत में क्या है कि बहुत सारी सांस्कृतिक इतिहास अलग अलग होने के बावजूद भी कोशिश करती है सरकार एक भावना बनी रहे, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत तो हो जाता है। लेकिन एनीवे जो भी हो, एक कोशिश है कि एक राष्ट्र को एक सूत्र के धागे में सजोते हुए देश का विकास करना, इसको राष्ट्र बोलते हैं, भावनात्मक अवधारणा में समाहित करते हैं। लिख लीजिए आप। अब हम राज्य के प्रकार बात करें, दुनिया में राज्य के प्रकारों की बात करते हैं। राज्य के प्रकार, राज्य के प्रकार। राज्य के प्रकार पूरी दुनिया में दो तरीके के राज्य के प्रकार होते हैं, सत्ताधारी लोकतांत्रिक राज्य। भारत कौन सा राज्य है? लोकतांत्रिक राज्य है। सत्ताधारी राज्य, सत्ताधारी के चार पांच टाइप होते हैं, इसको भी आप जान लें। तानाशाही, तानाशाही, तानाशाही में तानाशाह बन जाना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल, अगर सही तरीके से अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे उत्तर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, पिंग जोंग, क्या नाम उसका, वो उन्होंने वहां पे तानाशाह बने हैं। अगर भारत की हिस्ट्री भी देखी जाए पुरानी, तो बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो तानाशाह बने। इसमें कि जैसे कि अकबर, अकबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हालांकि कंपेयर नहीं करेंगे, मैं सिर्फ बताने के लिए, तानाशाह अपनी सत्ता अपने हिसाब से चलाना, अपने नियम कानून लक्ष्य अपने हिसाब से डिसाइड करना, इसको बोलते हैं तानाशाही। सेकंड आपका राजतंत्र। राजतंत्र राजा की इच्छा, राजतंत्र राजा की इच्छा है, समझे? राजतंत्र राजा की इच्छा, एक राजा होता है, राजा डिसाइड करता है क्या होना है क्या नहीं होना है। अगर ये इसका एग्जाम्पल देखा तो ब्रिटेन को ले सकते हैं। लिखिए, राजा की इच्छा। एक दलीय शासन, एक दलीय शासन राज्य, जिसमें कि रूस और चीन। ये क्या होता है कि ये रूस चीन समाजवाद को मानता है, पूर्ण रूप से नहीं मानता है। समाजवाद, समाजवाद एक छोटा सा पॉइंट है, फटाफट बताऊंगा लेकिन आगे भी बताऊंगा वो डिटेल। समाज, समाज के वंचित वर्गों का हित करना, वंचित वर्गों का हित करना। इसके लिए इनको ना, चाहे फैक्ट्री पे चाहे फैक्ट्री पे चाहे फैक्ट्री पे ले लो या भूमि ले लो, भूमि ले लो, फैक्ट्री ले लो, सबको, सब पे अपना प्रभुत्व स्थापित करके, और समाजवाद मतलब समाज के हर लोगों को बांट देना। अगर देखा जाए, अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो भारत में अंग्रेज जब छोड़ के गए थे देश को, उस समय सरकार ने समाज के विकास के लिए सबकी जो जिन पे एक्स्ट्रा जमीन थी उसकी जब जमीन निकल ली, उसको फिर लोगों को बीच में पट्टा बांट दिए। आज भी वो पट्टे आपके सामने नजर आते हैं। एक तो सैन्य व्यवस्था, जब सैन्य व्यवस्था, जब सेना कब्जा कर ले, सैन्य व्यवस्था राज्य। हमको पढ़ना लोकतांत्रिक राज्य। चलो बना लीजिए इसको। बना लिया? चलिए बनाइए, फटाफट लिखिए, फटाफट करना खत्म।
अब सबसे इंपॉर्टेंट लोकतांत्रिक राज्य के बारे में बात करते हैं। इसको आपको कंसंट्रेट करना है, लोकतांत्रिक राज्य। इन भाषा का नाम सुना होगा, अब्राहम लिंकन, यूएसए के पहले राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। मैं पूरा आपको ना फुल तरीके से आप बनाते जाइए और लिखते जाइए, हर तरीके से पूरा नहीं बता रहा क्योंकि इतना आपको आता है, आपको बस फटाफट एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, ठीक है। आगे मैं जो लिखाने वाली चीज वो लिखाऊंगा, लेकिन लिखते जाइए इनको। लोकतांत्रिक राज्य, इन्होंने एक परिभाषा दी थी, लोकतांत्रिक राज्य किसको कहते हैं। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी, इन्होंने लोकतंत्र परिभाषा दी थी। तो अब्राहम लिंकन का एक कथन है, अगर कभी पूछा जाए तो टिक मार के आना, गलत मत करके आना। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। अब ये जनता के द्वारा, जनता का शासन, जनता का शासन क्या होता है, इसको सुनने की जानने की कोशिश करेंगे। जनता के द्वारा, इसमें जनता के द्वारा क्या होता है, इस पॉइंट को समझते हैं। मतलब जनता की सहभागिता होनी जरूरी है, ठीक से लिखते हैं। जनता के द्वारा जनता की सहभागिता जरूरी है, सहभागिता जरूरी, मतलब राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जनता की भागीदारी रहती है। अब जनता की भागीदारी दो तरीके से होती है। नंबर एक सक्रिय, एक सक्रिय, सक्रिय भागीदारी। अब ये अक्रिय भागीदारी और सक्रिय भागीदारी क्या होती है, यहाँ कोई भी कानून बनाना हो, ये सरकार पूछेगी बनाना है कि नहीं बनाना। जैसे कि मान के चलिए ब्रिटेन है, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन है, ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल होना है। कुछ दिन पहले ये अलग हो गया था, तो उन्होंने जनता से पूछा कि इसमें शामिल हुआ जाए, तो सब अधिकार इनको दे दिए जाते हैं। अगर जनता ने कह दिया नहीं, तो ये लोग अलग हो जाते हैं। उसी तरीके से, अच्छा इसका लिंक उससे वहां मत करना, क्या बोलते हैं, संविधान के ऊपर मत करना। इसके भी अलग से यूरोपियन यूनियन के अलग से भी कानून होते हैं, है ना। तो उन कानून के अंतर्गत मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब वहां जनता से पूछा कि आपको शामिल होना, उन्होंने मना कर दिया, है। और इसमें आपकी जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड होते हैं ना, इसको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन वाली, उसके अंतर्गत ये सब चीजें होती हैं। अक्रिय, अक्रिय इसमें क्या है, पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं होती जनता की, थोड़ा बहुत पूछा जाता है, जैसे कि अपना शासन चलता है पूर्ण रूप से। यहाँ से जनता सरकार, यहाँ से जनता क्या है, जनता सरकार को चुनती है, यानी कि अपने सांसद, विधायक को चुनती है। उसके बाद वो पूरी राजनीतिक व्यवस्था को चलाते हैं। सक्रिय जन्म संग्रह कराया जाता है इसमें, जन्म संग्रह, जनमत सभी को मिला हुआ संग्रह, उसके बाद डिसाइड किया था आना है कि नहीं आना है। अक्रिय भागीदारी के अंदर जनता का शासन, पूर्ण रूप से नहीं, अधूरा। जैसे कि अपना ये लोकतंत्र इसी के हिसाब से चलता है, हम लोग अक्रिय भागीदारी के अंदर आते हैं, ठीक है। जनता अगर जनता के लिए, जनता के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दे होते हैं, उन पे जनता के लिए ये चीज बनाई जाती है। जनता का शासन, जनता का शासन होता है, यही डिसाइड करते हैं क्या है करना है, क्या नहीं करना है। तो ये समझ में आया ना आपको, बना लीजिए इसको।
बनाई, उसके बाद इसमें थोड़ा सा लिखता हूँ, लिखवाता हूँ आखिरी में। भारत थोड़ी बहुत भागीदारी। अगर यहाँ देखा जाए तो संप्रभुता जनता को दी जाती है, यहाँ संप्रभुता थोड़ा सा कम दी जाती है। लिखिए, बनाइए। जनता के लिए यहाँ विकास किया जाता है। इस विकास कैसा होता है? अवसंरचना, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से? एक तो भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक अवधारणा वाला, भौतिक अवधारणा विकास, एक सामाजिक विकास। ये अपने आप में, अपने जो सामाजिक विकास है, ये अपने आप में बहुत बड़े शब्द हैं। अगर इनका डिफाइन अगर किया जाए तो समय खत्म नहीं होगा। आप समय खत्म नहीं होगा शायद, इतना डिफाइन शायद इसको कोई कर ही नहीं सकता डिफाइन। सामाजिक विकास में क्या होता है? सामाजिक विकास अगर समाज को अगर देखा जाए तो कितने वर्ग है समाज में, स्त्रियों की स्थिति कैसी है, विकास, मानव विकास चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब विकास मतलब जो मानव के विकास से संबंधित हो उसको सामाजिक विकास कहते हैं, समाज के हित के लिए। बहुत आगे बताऊंगा सब चीजें, मैं थोड़ा सा आपको हल्का हल्का बताया। एक भौतिक विकास, भौतिक अवधारणा, मकान, खेती बाड़ी, खेती, इन सब का विकास है ना, सड़क, इन सब का विकास, ये भौतिक अवसंरचना विकास होता है। हम लोकतंत्र के प्रकार देखते हैं। शक्ति के आधार पर, संस्था के आधार पर। लोकतंत्र के प्रकार शक्ति के आधार पर, संस्था के आधार पर। ये दो होते हैं, संघात्मक, एकात्मक। संस्था के आधार पर अध्यक्षीय, संसदीय। वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखते जाइए। संघात्मक, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस शब्द के अंदर, इतना इतना कंफ्यूज होते हैं कि माइन्यूट गलती से ब्लंडर गलती कराते हैं। संघात्मक, जिसको फेडरलिज्म बोलते हैं। फेडरेशन या फेडरलिज्म बोलते हैं। फेडरेशन। एक एकात्मक। संघात्मक क्या होता है समझे? तो मतलब लोकतंत्र के प्रकार देखा जाए पूरी दुनिया में, शक्ति के प्रकार के आधार पर, संस्था के आधार पर।
शक्ति के आधार पे यानी कि जो शक्तियां, पावर, किन किन को शक्तियां दी गई, किन किन को शक्तियां दी गई, जैसे कि इसमें संघात्मक, एक एकात्मक, या अध्यक्षीय या संसदीय। नॉर्मली अगर मैं बताऊं संघात्मक, जैसे कि इसमें संघ और राज्य, संघ और राज्य। यूएसए को एग्जांपल लेके मान के चलते हैं। यूएसए में क्या हुआ कि जितने भी यूएसए के अंदर मान के चलिए, जैसे कि यूएसए में अलग अलग स्टेट है ना, तो वहाँ पे जब देश आज़ाद हुआ तो इस कंडीशन पे आज़ाद हुआ, वहाँ पे उन लोगों ने ये लिखवा लिया कि हर चीज़ संघ की नहीं मानी जाएगी। जैसे कि अपने देश में क्या है कि सब चीज़ संघ की मान ली जाती है, यहाँ सब चीज़ संघ की नहीं मानी जाएगी। और संघ अगर कोई कानून बना दिया है तो राज्य की परमिशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर राज्य ने मना कर दिया तो ये आगे नहीं बनेगा, तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो जैसे कि अगर मान के चलो, जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में जो नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता होती है। एक तो अमेरिका की नागरिकता, एक वहाँ पे कैलिफोर्निया। अगर आप जैसे कि आप विदेश में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो आपने यूएसए का वीजा बना लिया, तो यूएसए का वीजा जिस जिस जैसे कैलिफोर्निया में आप गए या न्यूयॉर्क में आप गए, न्यूयॉर्क की वहाँ की 2 सिटियां हैं, अगर वहाँ अगर गए तो आपको वहाँ पे इनकी परमिशन भी मिलना जरूरी है। अगर इनकी परमिशन नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है। इसमें क्या होता है, इसमें फुल्ली तरीके से इसके जो विषय होते हैं डिवाइड होते हैं, और राज्य के भी विषय यहाँ डिवाइड होते हैं। अगर इन दोनों में डिस्प्यूट बनता है, अगर डिस्प्यूट बनेगा, मान के चलो मान के 2 लड़के हैं, अगर उनमें डिस्प्यूट बनता है, तो 2 भाई हैं, अगर उन लोगों में डिस्प्यूट हो जाता है तो वो किसके पास जाएंगे डिस्प्यूट करने? अपना अ, जो डेमोस्ट्रेट होता है ना, यानी कि जो बताने वाला, जो न्याय देने वाला, पिताजी के पास जाएंगे, बताएंगे कि हाँ इसको ये करना है, इसको ये करना है, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों में अगर कोई भी विषय, इनमें अगर डिस्प्यूट होता है तो इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में आपकी आएगी क्या, न्यायपालिका। न्यायपालिका और न्यायपालिका की अवधारणा भारत में यहीं से ली गई है। क्लियरली डिफाइन होते हैं कि ये विषय आपके संघ के हैं, ये विषय आपको आपके वो है राज्य के हैं, इनमें डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। एकात्मक व्यवस्था क्या होता है, यहाँ एक सबसे पहले एकहरी नागरिकता होती है। एकहरी नागरिकता, मतलब ये संघात्मक में संघ और राज्य, यूएसए का एग्जांपल लिख लीजिए। और न्यायपालिका का बीच में इसमें आना जरूरी रहता है। मैं लिखा, बाकी की वजह है कि आगे सब धीरे धीरे समझते जाएंगे, ठीक है। एकात्मक व्यवस्था जस्ट अपोजिट होती है इसकी। कैसे? एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि ये ब्रिटिश ब्रिटेन का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट बैठता है। यहाँ सबसे पहले एकहरी नागरिकता होती है। एकहरी नागरिकता कैसे? वो ऐसे कि यहाँ राज्य और संघ, इनमें कोई डिस्प्यूट नहीं होता है। राज्य संघ, इनमें कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ एक प्रकार से पूरी अंतिम निर्णय वहां का जो राजतंत्र व्यवस्था होती है, जो राजा बना होता है, जैसे महारानी एलिजाबेथ बनी हुई है। कौन सी अब जो नए बने उनका नाम आपको आना चाहिए, कौन बना है बताइएगा। वहां का जो राजा डिसाइड करता है, उसका अंतिम निर्णय माना जाता है। मतलब एक प्रकार से यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा तो होती है, उसके बाद ये सब लास्ट में अगर राजा हाँ कर दे ना कर दे, फिर वहां पे क्या बोलते हैं, उसके लास्ट में इसके साइन होने के लिए जाते हैं वहां के राजा के पास, इसलिए उसकी वैल्यू रहती है। वहां की जनता, अब ये राजा वहां पे राज व्यवस्था क्यों चलती है, क्योंकि वहां पे ये इसका ज्यादा उसमें डिस्प्यूट नहीं रहता, बीच में नहीं आते ये। जैसा ये बना देती है ना कानून, लोकसभा राज्यसभा बना देती है, तो ये साइन कर देते हैं। तो उन्होंने अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखा है, बस यही व्यवस्था है। तो अगर जैसे इनमें दोनों में डिस्प्यूट नहीं होगा तो विषय जो है, विषय डिसाइड नहीं होंगे, विषय डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। विषय डिवाइड नहीं होंगे। विषय मतलब जैसे कि संघ सूची, राज सूची, ये जो विषय है वहां पे इतना डिसाइड नहीं होगा। जब डिसाइड नहीं, जब डिस्प्यूट ही नहीं होगा तो न्यायालय का क्या काम, न्यायालय का काम ही नहीं है। न्यायालय का कोई काम ही नहीं है इन मुद्दों पे। बाकी का न्यायालय है, लेकिन वहां पे बहुत, जैसे कि ऐसा तो है ना कि मतलब कि सिर्फ न्यायालय इन्हीं चीजों को देखता है। न्यायालय
लोगों में डिस्प्यूट होता है उसको भी देखता है, इसलिए वहाँ का अलग न्यायालय है वो उन चीज़ों को देखने के लिए, है ना? तो यहाँ पे ये चीज़ें इनको बताइए, इसमें पहली बात लिख लीजिए, राज्य और संघ में कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, विषय डिवाइड नहीं होते हैं, न्यायालय नहीं होता है। अब एक अध्यक्षीय व्यवस्था, संस्था का अध्यक्षीय संसदीय, यहाँ पे क्या है, सैद्धांतिक, मैंने सैद्धांतिक बताया था, सैद्धांतिक और व्यवहारिक, इन दोनों का सबसे बड़ा माइलॉट कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता रहता है, अगर उन्होंने बोल दिया कि ये नहीं होगा तो वहां पर चाहे कोई कानून हो चाहे नियम हो वहां पे क्रॉस हो जाता है। इसको अध्यक्षीय शासन बोलते हैं, मतलब एक प्रकार से राष्ट्रपति सबसे सर्वोपरि होता है, इसका डिसीजन सबसे लास्ट डिसीजन मेकर यही होता है। यहाँ संसदीय, भारत, ये भारत की व्यवस्था को मान के चलते हैं। इसमें क्या होता है, सैद्धांतिक पक्ष में सबसे बड़ा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, और व्यवहारिक पक्ष में प्रधानमंत्री होता है। इस व्यवस्था को फॉलो करता है उसको संसदीय व्यवस्था कहते हैं। आगे बताएंगे, चलिए लिखिए, देख लीजिए इसको। लिख लिया? संघात्मक संघात्मक व्यवस्था के अंदर क्या क्या आते हैं? नंबर 1, संघ सूची, राष्ट्र सूची। संघ सूची में 2-3 मैं मुद्दे लिख दे रहा हूँ इसमें। वैदेशिक मामले, तो वैदेशिक मामले, विदेश वाले मामले, संचार, मुद्रा, ये संघ सूची के विषय हैं, मतलब बड़े बड़े मुद्दे अपने देश से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्र सूची के अंदर क्या है? इनसे हटके, मतलब संघ सूची से कुछ हटके, ज्यादा नहीं देखना है, थोड़ा सा संघ सूची हटके, संघ सूची से हटके जो मामले। हाँ, हमको यूएसए का ना संविधान पढ़ना है, ठीक है, बस थोड़ा सा इससे हटके, बस इसमें की पॉइंट ये है कि एक अवशिष्ट शक्ति होती है, अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति होती है जो संविधान, कभी कभी ये शक्ति आ जाती है जो संविधान के अंतर्गत नहीं होती है, तो समय के साथ ये कुछ नई नई चीजें उसमें संशोधन की जरूरत पड़ती है। तो अगर भारत में देखा जाए, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? अवशिष्ट शक्ति जगह तो भारत के पास किसके पास है? इसके पास संघ के पास है। यहाँ संघात्मक में ये ध्यान रखिए, यहाँ राज्य के पास है, राज्य के पास है। कोई भी नया कानून बनाना हो, मतलब कुछ अलग संविधान से मतलब संविधान की रूपरेखा से हटके कोई चीज अगर आ जाए, जैसे कि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसके अंदर ये राज्य के पास ये सब चीजें होती हैं संघात्मक व्यवस्था के अंदर। संघात्मक को ध्यान रखिए, संघात्मक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा परेशान करेगा। आपके साथ क्रिकेट मैच खेलता है कौन? पेपर वाले हैं, वहां संघात्मक लिखेंगे, आपको एकात्मक नजर आएगा, आपको संसदीय व्यवस्था नजर आएगा। जब भी क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले देख लीजिए संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। संघात्मक व्यवस्था
जहाँ मैंने बताया ना, सूचियाँ अलग हों, सूचियाँ, संघ सूची, विषय सूची अलग हो, संचार व्यवस्था, विदेशिक मामले, मुद्रा, वैश्विक मामले, बड़े-बड़े अंतिम डिसीजन, रक्षा मामले, बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं संघ सूची में। वो सब भारत की जो सूचियाँ डिवाइड की जाएँगी, उसमें सब पूरे डिटेल आपको रट्टा मारना है। रट्टा नहीं मानना, समझना पड़ेगा। मैं भी आपको बता दूँ कि मैं आपको एक 2 तरीके से पढ़ाऊँगा आपको। कुछ चीज़ें आपको, एक तो सैद्धांतिक पक्ष पढ़ाऊँगा, सैद्धांतिक पक्ष में जो लिखा हुआ है, और एक पढ़ाऊँगा व्यवहारिक पक्ष। इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मली अगर मैं नॉर्मली बताऊँ तो आपको, जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जो लिखा हुआ है, जो कभी चेंज नहीं होगा, जैसे कि भाग 1, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में, ये आपको लिखना है, आपकी कॉपी पे भी लिखना है ये सब। एक कॉपी के अंदर पूरा नोट्स होना चाहिए, ठीक से प्रॉपर तरीके से, जिससे कि दूसरी कॉपी देखने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से आपको लिखना है। सेकंड आपको इसके जो ऑपरेशन करते हैं ना, टर्मोलॉजी एक प्रकार टर्मोलॉजी टर्मोलॉजी मतलब कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते, उन शब्दों को डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, पूरी प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। मैं जैसे बताता जाऊँ उस तरीके से आप नोट्स बनाते जाइए, जैसे बताया यहाँ इसको बनाइए। इसमें बस की पॉइंट ये रहता है, अवशेष शक्तियाँ किसके पास होती हैं? यहाँ राज के पास होती हैं अवशेष शक्तियाँ। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, चलो लिख लिया ना मैं। इसका दूसरा पॉइंट लिखिए, संविधान लिखित होगा इसमें। संघ सूची विषय होंगे, राज सूची विषय होंगे, अवशेष शक्तियाँ स्टेट के पास। हेलो, आवाज आ रही है? सुप्रीम कोर्ट आएगा, संघ और राज्य मामले में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट होगा। सबसे की पॉइंट, न्यायिक पुनर्वालोकन, इसको रिव्यू बोलते हैं। रिव्यू समझते हैं? क्रिकेट में अगर डीआरएस लिया जाता है ना, रिव्यू सिस्टम, यहाँ आर होता है रिव्यू सिस्टम। इसको हिंदी में न्यायिक पुनर्वलोकन बोलते हैं। ये क्या होता है? इन दोनों में डिस्प्यूट हो गया या कोई नया मामला बना, अगर यहाँ यहाँ ये जाते थे, मतलब कोई कानून ना दिया, ये संविधान के अनुरूप है कि नहीं है, इस चीज को देखना, न्यायिक पुनर्वलोकन, इसको रिव्यू करना। इस चीज को रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, सबसे की पॉइंट है ना। ये क्वेश्चन पूछता है न्यायिक पुनर्वलोकन कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया, ना, तो इसको लिखिए, इनकी पॉइंट को लिखिए। दोहरी नागरिकता, ध्यान रखिए संघात्मक व्यवस्था सब यही है। इन चीजों को अगर क्वेश्चन में देखें तो इन चीजों को आपके दिमाग में होना जरूरी है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं एकात्मक व्यवस्था के बारे में। संघात्मक शासन, यहाँ शासन व्यवस्था
ये अलिखित संविधान अवशिष्ट विषय होता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय विवाद नहीं होता है। द्विसदनी व्यवस्था होती है। हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड, यूएस, ये ब्रिटेन की बात कर, हाउस ऑफ लॉर्ड, ये लोकसभा जैसा होता है। ये बड़ा सदन राज्यसभा जैसा होता है। भारत में कौन सा लोकसभा राज्यसभा में बड़ा सदन है? राज्यसभा है ना, ठीक है, लोकसभा नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट में जाके बड़े बड़े लोग इसी में जाते हैं। शक्ति के मामले में व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से राज्यसभा सबसे बड़ा है, अगर शक्ति के मामले में देखा जाए व्यवहारिक रूप से लोकसभा बड़ा है। अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो समझ में आ गया होगा कि सैद्धांतिक पक्ष क्या होता है और व्यवहारिक पक्ष क्या होता है। लिख लिया। अब बात करते हैं अध्यक्षीय शासन। अध्यक्षीय शासन में क्या है? राज्य का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्य का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, राष्ट्रपति होता है। जैसे भारत में संसदीय व्यवस्था है, राज्य का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। हमें यहाँ पे अध्यक्षीय शासन के बारे में बात करते हैं। राष्ट्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है। और इसमें क्या होता है? स्वतंत्र निर्णय लेता है ये। इन भाई साहब ने मना कर दी, वही वही सब चीज खत्म। वीटो शक्ति होती है इनके पास। 10 दिन के बाद वीटो शक्ति, इन्होंने कोई अगर वो नहीं दिया किसी विधेयक पर अपना निर्णय या कुछ सुझाव नहीं दिया था, वो वही की वही विधेयक खत्म 10 दिन के अंदर। अब बात करते हैं अपने प्यारे देश के बारे में, भारत के बारे में, जिसको संसदीय व्यवस्था कहते हैं। संसदीय व्यवस्था मानते हैं, थोड़ा इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। क्या है इसमें? संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था क्या होती है? देश का प्रमुख, राज्य का प्रमुख दोनों अलग अलग होते हैं। देश का प्रमुख अगर देखा जाए तो एक प्रकार से देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और सबसे बड़ा उसी को बताया गया है। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन अगर
प्रधानमंत्री के पास सभी शक्तियां होती हैं। इसके अंदर यही थोड़ी खास बात है। अगर लिखने के तौर पर देखा जाए अगर सही तरीके से, तो राज्य का प्रमुख पूरे देश की बात कर रहा है, सरकार का प्रमुख व्यवहारिक रूप से देखें, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके बारे में एक शब्द और कहा जाता है, नाम मात्र की कार्यपालिका। ये सब नाम मात्र की कार्यपालिका रहती है। यहाँ पे वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। और इसमें क्या क्या की पॉइंट होते हैं इसके बारे में, विधायिका कैसे बनती है, इसमें विधायिका विधायिका नॉर्मली कानून बोलते हैं, कानून बनाने वाली संस्था। विधायिका कानून बनाने वाली संस्था को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सांसदों का चुनाव बहुमत आधार पर, सांसदों का चुनाव बहुमत आधार पर होता है और कार्यपालिका निर्माण होता है। विधायिका बनती है, सांसदों को इसमें चुनाव होता है, बहुमत का जिसको बहुमत ज्यादा मिलते हैं उससे एक कार्यपालिका निर्माण होता है। कार्यपालिका मतलब सरकार, सरकार जो लेटेस्ट में है, जैसे कि अगर इस समय बीजेपी है, इस समय इसी कार्यपालिका का मतलब होता है सरकार, ठीक है, पूरे देश को संचालित कर रही है। और इसके अंदर क्या क्या की पॉइंट होते हैं, इसमें 6 माह के अंदर सदस्यता 6 माह के अंदर अगर 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी पड़ती है। कोई भी सांसद अगर इसमें जाना चाहे तो 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता लेनी होती है, संसद की सदस्यता। मान के चलिए कोई भी है, कोई मंत्री है, यहाँ मंत्री बाहर से अगर आ गया है ना, तो 6 महीने के अंदर उसको संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, उस पर दिया हुआ पद भी चला जाएगा। वहां से हम किसी को जो योग्यताएं डिफाइन होती है उसके आधार पर हम अंदर ले लेते हैं संसद के अंदर। उसके उसके आधार पर उसको अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है। अगर वो सिद्ध कर देता है 6 माह के अंदर तो उसकी सदस्यता बनी रहती है, अगर नहीं करता है तो सदस्यता उसकी चली जाती है। सेकंड पॉइंट आपका जवाबदेही, कार्यपालिका जवाबदेही होती है हर चीज में, क्योंकि ये लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनी होती है ना। लोकसभा में विपक्ष वाले भी होते हैं, विपक्ष वाले भी होते हैं, और संसदीय समितियां भी होती हैं जो जो इनको देखती रहती हैं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। अगर और कार्यपालिका अगर थोड़ा सा भी इधर उधर जाते हैं तो उनकी जवाबदेही बनती है। यानी कि संविधान से इतर अगर कुछ भी काम करेंगे तो इनकी जवाबदेही बनती है। इसके अंदर उनको निंदा प्रस्ताव होता है, अप्रत्यक्ष प्रस्ताव होता है, इस तरह के बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं संसदीय कार्य समिति द्वारा, इनसे जवाबदेही मांगी जाती है। ठीक है, ये बाद में बताएंगे, आप देखते जाइए, थोड़ा सा लिख लीजिए। जैसे जवाबदेही कैसे, अविश्वास प्रस्ताव से अविश्वास प्रस्ताव आपने सुना ही होगा कि
अविश्वास प्रस्ताव आते ही तो पूरी जो कार्यपालिका है उसको इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि आपको बहुमत सिद्ध करना होता है। अगर नहीं सिद्ध कर पाते तो आपको आपकी आपकी पूरा कार्यपालिका शक्ति विघटित हो जाएगी। ठीक है? कैबिनेट पूरी कैबिनेट मंत्री सहित पूरा विघटन हो जाएगा। आगे बताएंगे, थोड़ा सा बस हल्का हल्का की पॉइंट यहाँ से देख लीजिए। कोई भी वीटो शक्ति नहीं होती है। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आज क्या बोलूं, मेरा पहला वीडियो था, आपको वीडियो कैसा लगा बताइए। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा अच्छा बनाने की, ट्राई कर रहा हूँ, और देखिए इनको समझिए। दूसरी वीडियो में ये थोड़े पॉइंट थे, इन पॉइंटों को बताया गया है कि आप इन पॉइंटों को जान सकें, समझ सकें। थोड़ा ऑपरेशनल किया गया है। ये शब्द आते तो रहते हैं लेकिन थोड़ा सा दिक्कत थोड़ी बहुत होती रहती है कभी कभी इनको समझने में। पढ़ने के बाद थोड़ा आप जल्दी से स्किप मार जाते हैं, फिर जब क्वेश्चन देखते हैं तो दिक्कत हो जाती है। एक और सबसे बड़ी बात, आप क्वेश्चन पढ़े ना, क्वेश्चन पढ़ने की रोजाना आदत डालिए, चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर हो चाहे आगे वाले पेपर हो। क्वेश्चन पढ़ने से आपको ना, ऐसा मत कहिए आपने आपने पूरा बुक्स का इतना बड़ा अंबार लगा लिया है, नोट्स बना लिए हैं, लेकिन आप पढ़ते नहीं है, और मतलब पढ़ के तैयार कर लिए हैं, लेकिन वहां जब जाते हैं गलत कराते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि क्वेश्चन ही हम क्योंकि क्या दिक्कत है, जब हम पढ़ सब सिलेबस पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ा नहीं कर पाते हैं, और क्या होता है 10-12 क्वेश्चन पढ़ने के बाद मन भी नहीं करता पढ़ने का। लेकिन इसमें क्या है कि हमको एग्जाम तो क्वेश्चन देने पड़ते हैं ना, कि वहाँ पे बुक का लिखा हुआ या रिटन रिटन दिया जाता है, वो तो दिया नहीं जाता है। तो क्वेश्चन जितना हो सके क्वेश्चन पे पढ़ने की आदत डालिए। अगर क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालेंगे तो ही आपको ना छोटे छोटे की पॉइंट है ना, कहाँ कहाँ पे क्या क्या की पॉइंट बनते हैं, वो उस पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो आगे की वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, सेकंड वीडियो में, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताने के बाद, दूसरी वीडियो के बाद। मतलब ये थोड़ा कंपेयर चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस वीडियो के बाद एक वीडियो के बाद फिर प्रॉपर तरीके से आपका संविधान स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे मैं कल आज जो मैंने पढ़ाया है रिवीजन मारिएगा। आपको ये वीडियो लगा कैसा बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।